अगर हम बीजेपी की बी टीम अगर हमारे को ये जो बार बार बोलते हैं वो अनपढ़ गवार मुसलमान बोल रहे हैं जो खुद है तो कभी वोट डालने के लिए जाते नहीं है। सरकार को रिकमेंड करिएगा कि असद साहब को जेल डालिए, इम्तियाज जलील को उठाकर है तो फांसी पे लटकाइएगा। कर मजलिस कमजोरों की जमात है ही नहीं साहब, लड़ने वालों की जमात इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। आप इस तरह से किसी को भी उठा लेंगे, जो नौजवान दिखा उसको अगर यूएपीए के कानून के तहत या स्ट्रिंजेंट एक्शंस अगर उसके ऊपर लेंगे तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा ही तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन नौजवान ने ये तय करा तुम ए टीम बोलो, बी टीम बोलो, सी टीम बोलो, मेरा वोट पतंग के ऊपर ही जाने वाला है। ये तय देखिए, ये खबर हमें जब मिली थी यहाँ पर जो माहौल हुआ था और उसके बाद जो बहुत सारे अरेस्ट किए गए हैं उस ताल्लुक से असद साहब भी बहुत ज्यादा चिंतित थे और हमको भी ये मालूम है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक कम्युनिटी को किस तरह से डिमोरलाइज किया जाए, उसको कैसे कुचला जाए, तो ये एक साजिश के तहत ये सब हो रहा है। कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है वो उसकी एक जिंदा मिसाल है। कई सारे हमने जो रिपोर्ट्स ली है उसमें ये हमको पता चला है कि कई बेगुनाह बच्चे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है उस वाक़े के उससे। अगर उस वाक़े के अंदर अगर कोई लोग शामिल है तो ठीक है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप इस तरह से किसी को भी उठा लेंगे, जो नौजवान दिखा उसको अगर यूएपीए के कानून के तहत या स्ट्रिंजेंट एक्शंस अगर उसके ऊपर लेंगे तो मेरे हिसाब से ये ज्यादती है। ये हम पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करना चाहेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताना चाहेंगे कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव के अंदर आकर ना करे करके उसमें अपनी वर्दी का लिहाज रखते हुए, अपनी वर्दी की जो इज्जत है उसको बरकरार रखते हुए कानून के तहत जो काम है वो काम करिएगा। अगर पुलिस भी अगर गैर कानूनी काम करने लगी तो फिर मतलब ये देश कहाँ जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। ये बच्चों के ताल्लुक से हमारी जो बैंगलोर की यूनिट है हमने उनसे कहा है कि इन लोगों को जो भी मदद लगती है, पहले भी इन लोगों ने अपने कानूनी तौर के ऊपर जो केसेस लड़ना है उनको जो भी कानूनी मदद करने की है वो पार्टी की तरफ से की जाएगी। सर, अभी आगे जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन शहर बेंगलोर में होने वाला है, लेकिन रियासत कर्नाटक में कहीं भी ये आईएमआईएम का कोई जिम्मेदार जीता हुआ अब तक नजर नहीं आया। क्या पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद एक बाई इलेक्शन भी होने वाला है कर्नाटक के अंदर, तो क्या पहले इलेक्शन एमएलए का होगा या इसका होगा आपकी जानिब से? आपका देखिए, हमारी तो यही एक कोशिश रहेगी कि हम महानगर पालिका के अंदर हम अच्छे नतीजे लेकर आए करके उसमें छोटे लेवल के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और यकीनन नतीजे अच्छे आए तो फिर आगे जितने भी बड़े इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस हम लड़ेंगे। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब देखिए, हम खुद मानते हैं कि पिछले कई सालों से ऐसा मैं समझता हूं कि बैंगलोर में या कर्नाटक के अंदर ऐसे कई नौजवान होंगे जो कई सालों से मजलिस के साथ जुड़े हुए हैं, अपने तौर के ऊपर अपने लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमको खुद को ये एहसास था कि अब हमको अगर आगे बढ़ना है तो हम जहां जहां पर भी इलेक्शन लड़ेंगे वहां सिर्फ लड़ना है बोल के नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे, उस इरादे से हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब हम जब बिहार गए थे तो आपको खुद को पता होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वही बवाल किया था, वही विवाहों की तरह रो रहे थे कि आए हैं अभी वोट काटेंगे, ये करेंगे करके। तो हम वहां पर गए तो हम लड़े तो हम जीत रहे हैं इसमें। तो हम धीरे धीरे अपने कदम मजबूत कर रहे हैं। बहुत लंबी रेस की घोड़ा है पार्टी जो है हमारी, इतनी आसानी से मतलब जाने वाली नहीं है। अभी तो हमने कदम जमाना शुरू किए हैं और इंशाल्लाह कर्नाटक के अंदर भी हमारा एक बहुत अच्छा टारगेट है कि हम कर्नाटक के अंदर एक ऑल्टरनेटिव फोर्स बोलकर आएंगे। देखिए, गुजरात में जब हम गए तो गुजरात के नौजवान जो हमारे साथ या बुजुर्ग लोग जो हमारे साथ इतनी तादाद के अंदर जुड़ रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उनका यही कहना था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं और कांग्रेस हमारी मजबूरी है, तो हमारे पास तीसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो अब मजलिस के रूप के अंदर वो ऑल्टरनेटिव देंगे, उसमें मेहनत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें पूरी ताकत के साथ ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। नतीजे क्या होंगे वो देखा जाएगा। तो यानी कि सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए टारगेट है सर? हमने कहीं पर भी ना मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ना मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना हमारी पार्टी का कोई नेता कभी ये बताया है कि हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है करके। ये अलग बात है कि हमारी पार्टी का नाम अगर उर्दू के अंदर पढ़ा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम आता है,
लेकिन आप अगर आंकड़े उठाकर अगर देखेंगे, हैदराबाद के बल्दिया के इलेक्शंस हो, कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हो, वहां पर कितने सारे नॉन मुस्लिम्स को टिकट दिया गया और जिताया गया। हमारे औरंगाबाद के अंदर हमने कितने लोगों को टिकट्स दिए और जिताए है करके। अब धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, एक ऐसी छवि मीडिया की तरफ से बनाई गई थी, खासतौर से मैं ये साफ करना चाहूंगा कि मीडिया ने एमआईएम को एक बहू की तरह पेश कर दिया था कि मतलब ये, और कुछ तो इस तरह के थे कि इसको हमको सिर्फ आतंकी संगठन बोलना बाकी रह गया था। इस मुल्क के अंदर अगर सभी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है तो उतना अधिकार हमको भी है, लेकिन हम जहां जाते हैं तो हमारे नाम से शुरुआत हो जाती है, तो ये तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये इस तरह का बोलते हैं, ये अगर कहीं पर भी जाते हैं तो भड़काऊ बात करते हैं। अब हम बिहार के अंदर इतनी सारी सभाएं लिए हैं, कोई एक सादी सी पुलिस की हमारे को ना तो नोटिस मिली है, ना इलेक्शन कमीशन की नोटिस मिली है। तो लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि एमआईएम के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत, और इसके अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है कि ये समझते थे कि ये मुसलमान वोट जो है ये हमारी जागीर है, दलितों का वोट जो है ये हमारी जागीर है, ओबीसी पिछड़े जितने भी है ये हमारी जागीर है करके। तो जब वो वोट उनके पास से खिसक रहा है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के ऊपर तो ठिकड़ा फोड़ना चाहिए करके। और एक कहावत है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जहां पर भी वो हारते हैं तो हमारे सर पे ऊपर ठिकड़ा फोड़ डालते हैं कि हम आए थे बोल के वो हारे हैं करके। आप अंदर जाकिए, अपने देखिए अंदर आपकी गलतियां क्या है करके। सवाल भी है, असदुद्दीन अवैधी साहब हो, एमआईएम हो, इन पर कोई जो है कानूनी कार्रवाई नहीं होती या फिर इन पर कोई केसेस नहीं होते। आप एफआईआर अगर करें तो जेल जाएंगे सर हम। अगर आप एफआईआर करिए तो सही हमारे ऊपर, जेल जाएंगे मतलब क्या होगा, क्या कार्रवाई चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से या भाजपा की जानिब से कोई केसेस आप रिकमेंड करिए साहब, सरकार को रिकमेंड करिएगा कि असद साहब को जेल डालिए, इम्तियाज जलील को उठाकर है तो फांसी पे लटकाइएगा करके। ये मुल्क में जो है, हमको किस बात के ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? हमने क्या मालिया के जैसा है तो करोड़ों रुपया खा के बैठ गए हैं? हमने क्या बेईमानी का काम किए हैं? एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीति के तौर के ऊपर हम लड़ रहे हैं उसमें। अब अगर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो किस बात की कार्रवाई होगी? अगर नहीं हो रही है तो एज अ सिटीजन आपको पूरा राइट है। अगर आप ये आरोप लगाएंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, उन्होंने आके अपनी तकरीर के अंदर ऐसा किए हैं और हमको इलेक्शन कमीशन सादी नोटिस भी नहीं देता है, तो आपको ये अधिकार है एज अ सिटीजन कि साहब इम्तियाज जलील आया, भाषण दिया और भाषण के अंदर उसने ये बोला, मुझे ये एफआईआर रजिस्टर करवाना है। उसके अंदर तथ्य होगा तो करेंगे उसके अंदर। और ऐसे वैसे ही मतलब कोई भी उठेगा और बोलेगा कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है करके, और हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे हुए। साहब ये आप बस समझ लीजिएगा, वो दौर गया है कि जहां पर डराया जाता था, हमारे को घबरा के रखा जाता था कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होंगे। अरे लड़ेंगे डटेंगे, वैसे भी मतलब क्या होने वाला है उसके अंदर? मजलिस कमजोरों की जमात है ही नहीं साहब, लड़ने वालों की जमात है उसके अंदर। इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मतलब ये है कि कार्रवाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप बीजेपी के बी टीम, ये कहने का मतलब ये तो साहब ये तो कैसा है, एक पढ़ा लिखा जो मुसलमान है जो हर उसके ऊपर उम्मीद ये करता है कि हर बात के ऊपर असद साहब ने ही है तो कौम की पैरवी करना चाहिए। वोट देने के लिए जब जाता है तो खुद इतना सेक्युलर हो जाता है, नहीं मुझे तो सेक्युलर पार्टी का साथ देने का है करके। तो उस वक्त है तो सेक्युलर पार्टियों का साथ देते। आज कर्नाटक के अंदर अगर हमारे साथ मजलिस के नौजवान अगर जुड़ रहे हैं तो ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, उनको भी मालूम है कि सच क्या है गलत क्या है करके, तो वो हर चीज देख के समझ कर है तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें। अब ये है कि अगर हमारे को आपने ये कहेंगे, मेरा खुद का एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर हम बीजेपी की बी टीम अगर हमारे को ये जो बार बार बोलते हैं वो अनपढ़ गवार मुसलमान बोल रहे हैं, जो खुद है तो कभी वोट डालने के लिए जाते नहीं है, उनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है उसके अंदर, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि नहीं साहब कौम के ऊपर इशू, एमआईएम को जगह ही नहीं मिलती साहब। अगर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ करते, अगर मुसलमानों को जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन अगर देते, तो आप खुद यहाँ के नौजवान हमको वापस करते थे और कहते थे कि साहब आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, हमारे को ये पार्टी हमारा ख्याल रखती है, ये पार्टी हमारे नुमाइंदों को चुनाकर भेजती है। क्या ये हकीकत नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आप पिछले 30 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा कि हर कौम की आबादी बढ़ रही है, उसी तरह से मुसलमानों की भी आबादी बढ़ रही है, लेकिन क्या वजह है कि हर 5 साल के बाद कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो आपका बल्दिया का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो या एमपी का इलेक्शन हो, आबादी बढ़ रही है लेकिन आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी जो है
वो हर 5 साल घट रहा है। किसी जमाने में हम 35-38 एमपीज हुआ करते थे, उसमें आज हम 15 के ऊपर गए, 15 से 12 के ऊपर आ गए, 11 पे आ गए हैं। असेंबलीज का भी यही हाल है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया है कि आप रबर स्टैंप की तरह रहे। और लोग अब इतने तो होशियार हो गए ना, हम बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है करके, हमको यही बोल बोल के अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 सीटें बिहार में निकाल ली है। तो और वो चीखने वाले चिल्लाते रह गए, ये बी टीम है, बी टीम है। हमारे 5 नुमाइंदे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिहार की असेंबली के अंदर पहुंचा के आए हैं। सर, बिहार में आपकी जो बड़ी कामयाबी हुई, जो 5 सीटें आपने हासिल की, वहां पे भी लोगों का इल्जाम था कि बीजेपी एमआईएम पार्टी आई, आने की वजह से जो है तेजस्वी यादव की पार्टी सत्ता में नहीं आई। खुद तेजस्वी यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहते हैं कि एमआईएम के जरिए से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं, देखिए, अब हम ऐसा करने वाले हैं कि हमको जहां पर भी इलेक्शन लड़ने का है तो हम सबसे पहले आएंगे और तेजस्वी यादव से पूछेंगे कि बाबा हम इलेक्शन लड़ना क्या। हम राहुल गांधी से इजाजत लेके आएंगे कि राहुल बाबा हम लड़ना उनका क्या। तो कहना अब है कर्नाटक में आए हैं तो हम येदुरप्पा साहब से जाके पूछेंगे कि साहब हम आना क्या, यहाँ पे लड़ने के लिए आना क्या, बोलिए ना, आप बोले तो लड़ेंगे, नहीं बोले तो नहीं लड़ेंगे। हमारी सियासी जमात है, आपके फेवर में बात की है सर, हमारे- जो कह रहे हैं कि सर हमारे कोई ना, हमारे को फेवर की जरूरत है आपकी, ना हमारी आपको मुखालिफत क्या करने का है आप करिए। हमारी सियासी जमात है, हमारी सियासी जमात का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। अब बाकी जिसको चिल्लाना है कि हमारे आने से क्या हुआ है, 70 सालों तक हमने किसको दिया है वोट? एमआईएम कभी आई थी यहाँ पर? नहीं आई थी ना। उसमें हमने औरंगाबाद में 20 साल तक लगातार है तो हमने किसको वोट देते आए थे? शिवसेना को वोट देते आए थे, वो कांग्रेस को वोट देते आए थे। जितने भी मुसलमान दलित थे कांग्रेस को वोट देते थे, शिवसेना को नहीं देते थे। लेकिन 20 साल से लगातार शिवसेना जीत के आती थी वहां पे। जब मैं खुद खड़े रहा वहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए तो फिर कांग्रेस वाले खड़े हो गए, अरे अब तो जीत गया, बोले शिवसेना वाले आराम से जीत गए, बोले अब ये वोट काटने के लिए आ गए, इनका वोट कटेगा, शिवसेना फिर से आराम से जीत जाती, भारतीय जनता पार्टी ने इनको भेजी दी है ये जिताने के लिए। लेकिन हमने उनको बोला कि हमने 20 साल तक तुम्हारे को दिए, तुम्हारे में अब वो ताकत, हिम्मत, कुव्वत रही नहीं जीतने की, अब हम तुमको बताते हैं कि कैसा जीता जाता है करके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब मैदान में उतरे तो हमने जीत के बताया उनको ये। अब ये चीखने चिल्लाने वाले जो है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो बी टीम, तुमको जो बोलना है बोलो। लेकिन नौजवान ने ये तय करा, तुम ए टीम बोलो, बी टीम बोलो, सी टीम बोलो, मेरा वोट पतंग के ऊपर ही जाने वाला है। सर इस बात से इनकार नहीं है सर ये सर इस बात से इनकार नहीं है कि एमआईएम मुस्लिम मसाइल को बहुत जोरों शोर से उठाती रही है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम मसाइल हाईलाइट करने से क्या किसी पार्टी की जीत मुमकिन है? जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है सर कि अगर मुसलमान इस मुल्क के अंदर नहीं रहता है क्या? मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा नहीं है क्या? मुसलमानों के मुद्दे कौन उठा रहा है? आपकी तो यही उम्मीद थी ना साहब कि मैं तो साहब जेडीएस को वोट देता हूं, मैं तो टीआरएस को वोट देता हूं, मैं तो एनसीपी को वोट देता हूं, मैं कांग्रेस को वोट देता हूं, समाजवादी पार्टी को देता हूं, और ये लोग हैं तो मेरे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन वो लोग मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, उनको सिर्फ आपके वोट चाहिए, आपके अंदर एक लीडर नहीं चाहिए उनको। तो यही वजह है कि अगर वो हमारे मुद्दे उठाते तो कल आप ही कहते कि साहब आपको आने की क्या जरूरत है, यहाँ पे इतनी सारी पार्टियां हैं, आपके नुमाइंदे वो चुना कर दे रहे हैं, आपके मुद्दे वो उठा रहे हैं। बोलने को तो ये कहा जा रहा है कि दलितों को, आदिवासियों को, SC ST दीगर अक़वाम को दिया जा रहा है, लेकिन कहीं वैसी नुमाइंदगी नजर नहीं आ रही है। तो क्यों इस सिलसिले में पीछे? ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए ना, उसमें कितने एमपीज को उन्होंने चुना कर दिए हैं भाई। वो पार्टी इस तरह का दावा नहीं करती ना। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि मैं एक उदाहरण मेरे राज्य का इस वजह से दे रहा हूं कि 48 सीटें हैं लोकसभा की। कई ऐसी सीटें हैं कि जहां पर मुसलमानों के एमपीज बड़ी आसानी के साथ चुनकर आ सकते हैं करके, लेकिन यह है कि ना उनको टिकट दो तो जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब हम खड़े रहेंगे तब हम जीतेंगे। अब यही बात हो रही है कि साहब अगर आप इनका रिप्रेजेंटेशन ही खत्म कर डालेंगे, आप इनको टिकट ही देना बंद कर डालेंगे, तो कहां से ये हम जीत कर आएंगे? तो वो टिकट नहीं दे रहे हैं तो अब हम बोले कि नहीं हम देंगे टिकट, आओ हमारे पास आओ, हम देंगे करके। उसमें तुम्हारी आवाज कोई नहीं उठा रहे ना, तो कोई जरूरत नहीं, फिक्र नहीं करो उसके अंदर। इतने साल उनको मौका दिए है, आओ हम आवाज उठाएंगे तुम्हारी। तो अब हम आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं उसमें। अरे इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड पार्टी है, पतंग निशानी है, रजिस्टर्ड पतंग निशानी है, उसके ऊपर भी अगर आप बोलेंगे कि नहीं आप इलेक्शन मत लड़ो, आप गोटियां खेलते बैठो, आप पतंग उड़ाते बैठो, यही काम करो, तो कैसा होगा साहब? हमको भी हमारी सियासी जमात चलाने की है, हमको भी हमारे नौजवानों को आगे बढ़ाने का है। हमारे नौजवानों को हम भी चाहते हैं कि वो भी एमएलए बने, एमपी बने, वो भी अपने ऐवानों के अंदर जाए करके। लेकिन नहीं, ऐवानों के अंदर वो जाएंगे, वोट तुमने हमारे को दो सब, हाँ हम जाके बैठेंगे असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर,
और आज नौजवानों को मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारे मजहब के फैसले, आपके मजहब के फैसले जो है वो ऐवान के अंदर लिए जा रहे हैं। तो वहां पे क्या है, तो आपने कभी उम्मीद करे है उसमें कि वहां पे आपका कोई लीडर जिसको आपने इतने सालों से वोट देकर आए हैं, वो खड़े रह के बोला कि नहीं साहब, इनके शरीयत के कानून के अंदर आप छेड़छाड़ मत करिएगा करके? तभी आपने कहा बीबीएमपी इलेक्शन आने वाला है, तो क्या एमआईएम किसी से अलायंस करेगी या अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने का प्लान है? सर देखिए, जो आए बिल्कुल हम उनको स्वागत करेंगे, लेकिन तैयारी तो यही रहेगी कि हम अपने बल के ऊपर किसी पार्टी से कोई अलायंस होने के या बातचीत अभी तो बहुत जल्द ये है। हमारे आने का मकसद यही है कि हम हमारे जो टीम है उनको यही कहना चाह रहे हैं कि अपना काम इस तरह से आगे बढ़ाओ कि हमको किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, लोग चल कर आए करके। ये ऐसे हालात जो है आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस हुआ है, गुजरात के अंदर हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी छोटू भाई वसावा साहब, कभी आप सोच सकते थे कि गुजरात के अंदर एमआईएम जाएंगी और वहां पर एक अलायंस होगा छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ? तो ऐसा हो सकता है कि कर्नाटक के अंदर भी अगर हमारा काम अच्छा रहा, एक ताकत बनकर अगर हम खड़े रहे, तो कहीं आएंगे साहब हमारे साथ।